Hello everyone. In today's class, we will discuss about why current is different for different components and factors on which the resistance of a conductor depends. ठीक है, तो now let's start. तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में करंट का जो वैल्यू है वो डिफरेंट क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है. तो इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है जो कि इनकम्प्लीट सर्किट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे वन बाय वन फर्स्ट क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर को यहाँ पे अपन कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. ठीक है, और एमोमीटर अपना रीडिंग नोट करेगा यहाँ पे. ठीक है, तो हम एमोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे. फिर हम 10 वाट का जो बल्ब है वो इस इनकम्प्लीट सर्किट में फिट करेंगे ताकि सर्किट वापस से कंप्लीट हो जाएगा जी. ठीक है ना, और वापस अपन एमोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे. फिर टॉर्च बल्ब यहाँ पे फिक्स करेंगे और एमोमीटर की रीडिंग नोट करेंगे. तो आप देखोगे इस एक्टिविटी में जो एमोमीटर की रीडिंग आ रही है वो हर बार सेम नहीं है. दैट मीन्स कि जो रीडिंग यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा था दैट मीन्स करंट थ्रू नाइक्रोम वायर इज नॉट द सेम करंट थ्रू 10 वाट बल्ब इज नॉट इक्वल्स टू करंट थ्रू टॉर्च बल्ब. दैट मीन्स ये जो एक्टिविटी जब अपन ने किया यानी जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा कि करंट का जो वैल्यू है ना वो हर किसी में सेम नहीं है. दैट मीन्स ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में करंट का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इजी पाथ प्रोवाइड करता है करंट को फ्लो करने के लिए, बट कुछ बात ऐसा भी होता है, कुछ कंपोनेंट ऐसा भी होता है जो करंट को फ्लो करने के लिए इजी पाथ प्रोवाइड नहीं करता. जस्ट लाइक एज फ्रिक्शन, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो रेजिस्टेंस को आप फ्रिक्शन से कंपैरिजन कर सकते हो, है ना. जैसे फ्रिक्शन, जैसे अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरेगुलरिटीज कम है जी, है ना. लेकिन अगर हिल्स एंड वैलीज ज़्यादा हैं यानी इरेगुलरिटीज अगर ज़्यादा है तो फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा. तो इसका जो रीज़न है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऐसा क्यों होता है. बिकॉज सर्टेन कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर an easy path for the flow of electric current. ठीक है, while the others resist the flow. बट कुछ जो है फ्लो को रेसिस्ट करता है. अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करता है. दैट मीन्स कुछ पाथ जो है वो कुछ कंपोनेंट इजी पाथ प्रोवाइड करता है एंड कुछ नहीं करता. बट ऐसा करता क्यों है? देखो, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये जब मूव करेगा दैट मीन्स कि ये जब मोशन में होता है तो करंट बनता है. क्या कॉन्स्टिट्यूट होगा जी? कॉन्स्टिट्यूट करंट. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बताओ. ठीक है, बट होता क्या है कि however they are not completely free to move. ये completely जो है free to move नहीं होता है. ठीक है ना. अब क्यों नहीं होता? they are not completely free to move within a conductor. क्यों नहीं होता? तो ये मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा. फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स. वहाँ मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंडक्टर में फ्रीली मूव क्यों नहीं कर सकते हैं. आखिर क्या कारण है जो कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो इजी पाथ प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं करता है. ये बात समझ में आया? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि फैक्टर्स यानी कौन सा फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ये अपने को यहाँ पे देखना है. ठीक है, देखो, तो यहाँ पे टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स अपने को करने हैं. ठीक है, अब ये इसमें क्या है, जैसे 1 2 3 4, तो इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा. जो वायर 1 है, मान लो उसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स इसका जो थिकनेस है ना, तो इसको आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हो, वो A है. जो सेकेंड वायर है उसका लेंथ जो है वो 2L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है. ठीक है, जो थर्ड वायर है
उसका लेंथ L है, कितना है, L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, सॉरी सेकेंड वायर का जो लेंथ एरिया है वो सिर्फ A है जी, ठीक है। सेकेंड वायर का एरिया कितना है, सिर्फ A है यहाँ पे, ठीक है। जो फोर्थ वायर है उसका लेंथ कितना है, L ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, बट वायर डिफरेंट है। यहाँ पे जो वायर है वो कॉपर है, लेकिन यहाँ जो वायर यूज हो रहा है वो नाइक्रोम वायर है। कौन सा वायर है, नाइक्रोम का वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया, दैट मीन्स पहले हमने फर्स्ट वाला कनेक्ट किया और एमोमीटर का रीडिंग नोट किया, फिर सेकंड कनेक्ट किया, फिर रीडिंग नोट किया, थर्ड फोर्थ इस तरह से रीडिंग नोट किया। तो हमने देखा, यानी जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे तो हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, दैट मीन्स ये जो R का जो वैल्यू अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। फिर हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मोशन में होगा तो करंट कंस्टिट्यूट होगा, लेकिन वो फ्री टू मूव नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, यहाँ पे देखो एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो कि जो गिवन साइज का जो कंडक्टर है ना, जो गिवन साइज का कंडक्टर है, जो इजी पाथ प्रोवाइड करेगा वो गुड कंडक्टर होगा, अदरवाइज वो बैड कंडक्टर होगा। दैट मीन्स अगर ये गिवन साइज का है, दो अगर आप लेते हो गिवन साइज का, तो जो इजी पाथ प्रोवाइड किया वो गुड कंडक्टर, जो इजी पाथ प्रोवाइड नहीं किया वो बैड कंडक्टर होगा, या फिर आप उसको इंसुलेटर भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो जो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सॉरी। तो आप देखोगे, एक एग्जांपल दूं कि हम यहाँ पे एक कंडक्टर है अपना, क्या है, दिस इज अ कंडक्टर। इमेजिन करना इसको थोड़ा, ठीक है। अब क्या है कि इसको पॉइंट ए से, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना है, क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना है इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करता है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि दैट मीन्स कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलके बना है ना। तो बीच बीच में क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा, बीच बीच में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पिलर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, पिलर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को बी पोजीशन पे जाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करना है, डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाना है उसको। तो जब वो ए से बी के पास जा रहा होगा, थोड़ा इमेजिन करो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया, अब ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज से हिट कर गया, क्योंकि मैंने कहा कि इमेजिन करो कि ये एक ऐसा टनल टाइप का है, फील करो ये टनल टाइप का है, जो वायर है वो एक टनल की तरह है, जो कि वैसा ही होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है ना, दिस इज अ पिलर, इस पिलर से वो हिट कर गया, स्ट्राइक कर गया, इसका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया जी, है ना, हुआ ना, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये मुड़ेगा, फिर जाएगा इधर, मान लो ये इधर टर्न लिया, फिर इधर जाना स्टार्ट किया, बट जैसे ही ये मुड़ा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो जस्ट इसको हिट कर देगा। क्यों हिट करेगा, क्योंकि जब ये टर्न लिया, दैट मीन्स आगे जाने के लिए, तो उसका वेलोसिटी कम था, बट ये तो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो फिर कोलिजन हो गया ना, फिर कोलिजन होगा, फिर ये कहीं जाएगा, ये कहीं जाएगा, फिर किसी और से कोलिजन होगा। तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि ये कोलिजन के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह काम करता है, ठीक है ना। दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने से करंट तो बनता है, लेकिन आखिर ऑब्स्ट्रक्शन लगता कैसे है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता कैसे है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया कि ये इसको हिट करेगा तो एक बार ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, फिर जैसे ये टर्न लेगा, फिर इससे जो पीछे वाला वो इसको हिट कर देगा, फिर कोलिजन हो गया, फिर ये कहीं और जाएगा, फिर इसके पहले वाला हिट कर देगा इसको इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी हिट करेगा, तो मल्टीपल कोलिजन्स होते हैं। दैट्स वाई रेजिस्टेंस काम करता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। अब एक बात बताओ, लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, क्या कोलिजन उतना ही ज़्यादा नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा लेंथ है उतना ज़्यादा कोलिजन बढ़ता जाएगा जी। बट अगर हम एरिया बढ़ा दें, जैसे मान लो कोई भीड़ भाड़ का जगह है,
तो वहाँ पे जब अपन चलते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं, बट अगर उस एरिया को बढ़ा दें तो क्या कोलिजन कम नहीं हो जाएगा, फिर सब फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। तो वैसे यहाँ भी है, अगर आप एरिया को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोलिजन कम हो जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर लेंथ का वैल्यू बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोलिजन बढ़ जाता है यहाँ पे। तो क्या ये बात समझ में आ गया जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से करंट बनता है, बट ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है मूव करने के लिए। तो ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या ये बात सबको समझ में आ गया? आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब जब इस फॉर्मूले को अगर आप कंबाइन करते हो तो क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना। और हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A है, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, क्या करेंगे? जब हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। दैट मीन्स इसको जब लिखोगे ना R इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो आता है। क्या आता है? रो इनटू L/A। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो है ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो रो है इसको हम पढ़ते हैं RHO रो, और ये क्या है? ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी। क्या बोलोगे आप इसको? रेसिस्टिविटी बोलोगे, है ना, रेसिस्टिविटी। या फिर आप इसको बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे आप? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है। जैसे कि जब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चलो यहाँ लेंथ L था, एरिया A था, बट यहाँ लेंथ चेंज किया, यहाँ अपन ने एरिया चेंज किया, तो चलो ठीक है, डिफरेंट आ गया, रीडिंग जो है इसका डिफरेंट आया। बट यहाँ पे कॉपर का लेंथ L और A है और नाइक्रोम का भी लेंथ L और A है, बट फिर भी करंट डिफरेंट है। क्योंकि जस्ट अभी अपन ने ऊपर वाले स्लाइड में देखा था कि अलग अलग कंपोनेंट का यूज करने पे करंट का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, जबकि भाई बैटरी तो सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो करंट डिफर क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है ना, जो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो अलग होता है। जस्ट लाइक तुम समझ सकते हो डेंसिटी। जैसे वाटर का डेंसिटी डिफरेंट है, आयरन का डेंसिटी डिफरेंट है, तो डेंसिटी क्या है कि वो चेंज नहीं करता। जैसे कि वाटर का डेंसिटी, प्योर वाटर का 1 ग्राम पर ml है, तो वाटर आप 1 स्पून लो या फिर फुल बकेट ऑफ वाटर लो, या वाटर कितना ही अमाउंट में क्यों ना ले लो, दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज करने से अगर आप उसका अमाउंट चेंज करते हो तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। वो हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो वैसे ही ये जो आपका रेसिस्टिविटी है ना, ये हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या यही बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम इसका ऐसा यूनिट को भी देख लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? तो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो तो ओम होता है, ये चीज़ तो अपने को पता है, बट अपने को किसका जानना है? अपने को जानना है रो का। देखो इसका अपन फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं रो को लिख सकता हूँ इस तरह से? रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R इंटू A/L। तो रेजिस्टेंस का कितना होता है? ओम होता है। एरिया का कितना होता है? मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का कितना होता है? मीटर होता है। 1 मीटर कैंसिल, कितना हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो, SI यूनिट ऑफ रो कितना हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है कि कैसे फाइंड किया अपन ने? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम कुछ बात और भी जान लेते हैं। जो मेटल्स एंड एलॉयज होते हैं, यानी कि जो मेटल्स या फिर एलॉयज किससे बनता है पता है सबको? ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। इसका जो रेसिस्टिविटी है ना, यानी मेटल्स एंड एलॉयज का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। देखो इसका रेसिस्टिविटी कितना कम है, 10⁻⁻8, यानी जब कन्वर्ट करोगे तो 1/10⁸, दैट मीन्स 0.0000, बहुत छोटा है, बहुत ही कम इसका वैल्यू है ना भाई। तभी तो
जो मेटल होते हैं उसको हम ट्रांसमिशन वायर में यूज करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और वो करंट को ईजिली फ्लो करता है ना। दैट्स वाई मेटल इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी काफ़ी कम होता है, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि जो मेटल्स है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इज इट क्लियर? ओके। अगर इंसुलेटर है, क्या है? इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है, जो रो की वैल्यू होता है, वो किस ऑर्डर में होता है? तो 10⁻12 ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। ये डेटा भाई याद रखना, क्योंकि सीबीएसई जो है ना वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते, तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक अच्छा एमसीक्यू ये भी बन सकता है। हम जानते हैं कि एलॉयज जो है वो मेटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ना, लेकिन जो एलॉय का रेसिस्टिविटी होगा वो रिलेटिवली ग्रेटर होता है किससे? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। समझ में आ गया? यानी कि जो मेटल्स का रेसिस्टिविटी होगा, जितने सारे मेटल्स से मिलके एलॉय बना होगा, तो इस मेटल्स का जो भी रेसिस्टिविटी होगा उससे इस एलॉय का ज़्यादा ही होगा। यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे बनेगा? दैट मीन्स आपसे बोल दिया जाएगा कि ये एलॉय जो है वो मेटल ए, बी और सी से मिलके बना है और तीनों का रेसिस्टिविटी दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि एलॉय का क्या होना चाहिए, तो बाकी सारे ऑप्शंस में क्या होंगे, या तो जो मेटल ए, बी, सी का जो गिवन है ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यू उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन एक वैल्यू ऐसा होगा जिसका वैल्यू इस तीनों मेटल से ज़्यादा होगा रो की वैल्यू, तो वही ऑप्शन अपने को टिक करके आना है। क्या ये बात समझ में आ रहा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। अब अपने पास एलॉय का एक और भी फीचर होता है। क्या फीचर होता है? देखो, जो एलॉयज होते हैं एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज मीन्स बर्न। दैट मीन्स ये बर्न नहीं करता जी, है ना, इजिली जो है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे भी जो है ये बर्न नहीं करता, ये जलता नहीं है। समझ में आया? ठीक है। और इसी वजह से क्या करते हैं, दे आर कॉमनली यूज्ड। इसको हम कॉमनली किस लिए यूज करते हैं? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। हम इसको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं करता। ये इसका फीचर है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि एट हाई टेम्परेचर दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। ओके, इसलिए हम हीटिंग डिवाइसेस में जो है इसका यूज करते हैं। क्या बता सकते हो बल्ब में क्या यूज करते हैं, कौन सा एलॉय यूज करते हैं? तो बल्ब में अपन यूज करते हैं टंगस्टन। क्या यूज करते हैं जी? टंगस्टन यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है जो भी हमने आज के क्लास में डिस्कस किया? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको पता है ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये क्यों आता है? दैट मीन्स आर का जो वैल्यू है, हमें ये चीज़ तो चलो ठीक है मैंने आपको बता दिया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, बट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों आता है? क्या किसी को पता है? चलिए तो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। दैट मीन्स जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो क्यों आता है जी, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, बट जैसे ही इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एम ए आता है। बट यहाँ पे के का वैल्यू 1 था, दैट्स वाई अपन एफ की वैल्यू क्या लिख देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए लिखते हैं, है ना। याद करो जब अपन ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, क्या ग्रेविटेशन, तो वहाँ पे क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, राइट, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब अपन इसको कंबाइन कर रहे हैं तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और अपने को यहाँ पता है जब इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल जी, है ना। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही तो है, एफ इज इक्वल्स टू जी टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे देखो आपने पढ़ा v इज प्रोपोर्शनल टू i, बट यहाँ भी जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हो तो क्या आ रहा, v इज इक्वल्स टू i इंटू आर। तो ये r जो है ये स्पेसिफिक, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही तो है। और देखें जस्ट अभी क्या पढ़ा, r इज प्रोपोर्शनल टू l, राइट। और फिर अपन ने क्या देखा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
जब इसको कंबाइन करते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A होता है, बट जैसे इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं बताओ। देखो जी, याद करो जस्ट जो अभी अपन ने एक्टिविटी करा था कि जो V बाई आई का जो रेशियो वो हर बार सेम आ रहा था, क्या याद आ रहा है। जैसे मान लेते हैं अपन, अगर वोल्टेज जो है ना अपना 6 वोल्ट है और करंट की वैल्यू कितना है, 2 है जी। अगर अपने पास ये 9 वोल्ट है, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लो ये 15 है तो ये कितना है, 5 है करंट का वैल्यू। तो दैट मीन्स देखोगे यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है, यानी जो V है यहाँ से रिलेशन क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो वही तो हो रहा है, V बढ़ रहा है तो I भी तो बढ़ रहा है। लेकिन जब इक्वल टू कन्वर्ट करो, जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या 6 का जो वैल्यू है क्या वो 2 के बराबर है, क्या 6 का वैल्यू 2 के बराबर है, नहीं है। तो ये कब इक्वल होगा बताओ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं ये 3 लिख दूंगा तो हो जाएगा काम, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ही क्या 9 का वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं है, बट अगर मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अपना काम हो जाएगा। फिर वैसे सिमिलरली क्या 15 जो है क्या क्या ये 5 के बराबर है, नहीं है, तो क्या मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बराबर हो जाएगा। और यही तो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट मीन्स अपन एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई ये क्या रिलेशन होता है। दैट मीन्स किसी चीज़ को बढ़ाने से कोई चीज़ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो अपन रिलेशन लिखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं ना तो अपने को कोई ना कोई एक ऐसा फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर चाहिए होता है जो उस इक्वेशन को बैलेंस्ड कर पाता है। समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं। क्या ये सारे बच्चे को अच्छे से क्लियर हुआ? मुझे लगता है शायद ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। क्या इससे पहले आपको पता था कि ऐसा क्यों करते हैं? तो क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई? चमका कि नहीं चमका? अगर नहीं चमका तो वापस देखो इस चीज़ को, चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? ओके देन बाय बाय एंड टेक केयर। विल मीट यू इन द